दोस्तों वेलकम टू न्यूज़ टीवी। मैं टोनी, चैनल हेड। जैसे कि आपको पता है कि हमने बुलेटिन्स का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा सब्जेक्ट है बुलेटिन ऑन आईपीसी एंड लॉ एंड ऑर्डर। आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड और लॉ एंड ऑर्डर तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आईपीसी एंड लॉ एंड ऑर्डर। इस सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईपीसी, पुलिस में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो व्हाट इज़ द सुओ मोटो एज पर इंडियन लॉ। सुओ मोटो ये लैटिन वर्ड है, SUOMOTO। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुओ मोटो केसेस आर इंस्टेंसेस वेयर इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजिंग देयर इनहेरेंट पावर्स initiate a hearing by taking cognizance of any matter on its own without anybody filing any appeal or writ petition. It is the Article 32 and Article 226 of the Indian Constitution which enables the Supreme Court and High Courts respectively to issue any directions to do or refrain to do an act. इसका मतलब ये हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दे के रखे हुए हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट मतलब अपेक्स कोर्ट, APEX, अपेक्स कोर्ट, यानी कि सबसे बड़ी कोर्ट जो इंडिया में है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हैं बहुत सारी हाई कोर्ट्स। आगे मैं थोड़ा और भी डिटेल्स में बताऊंगा इसके। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं। अगर वो चाहें, उनको लगता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या एंटायर पब्लिक सिटीजन्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से गलत हो रहा है, पुलिस वालों की तरफ से गलत हो रहा है या किसी और प्राइवेट पार्टी की तरफ से गलत हो रहा है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। दे कैन इशू ऑर्डर्स टू पुलिस टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन और टू इनिशिएट द एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, दैट इज़ एंटी एलिमेंट, सोशल एलिमेंट को जिनके ऊपर है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये सुओ मोटो पावर्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक ही है पूरे इंडिया में है, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में फैली हुई हैं वो हैं 25 हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस हैं, इस वक्त यानी कि जब हम अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं तो ओनली 34 जजेस वी हैव इन सुप्रीम कोर्ट एंड 25 हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो टोटल हैं 1100। यानी कि ओवरऑल जजेस की जो शॉर्टेज है इंडिया में वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 जजेस, यानी कि और भी 5000 जजेस अगर अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, तो जो ये पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में सिर्फ एक ही है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट्स एंड 25 हाई कोर्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। उनके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट, जिसको सेशन कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वापस डिवीज़न हो जाता है, एक सिविल कोर्ट होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट होती है, यानी कि सिविल मैटर्स कैन बी लॉज्ड एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड क्रिमिनल केसेस जो हैं वो सेशन कोर्ट्स में लॉन्च किए जा सकते हैं। यानी कि सिविल और क्रिमिनल को अलग अलग किया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में। उनके नीचे आता है सिटी सिविल कोर्ट्स या तो फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। तो 4 किस्म की कोर्ट्स होती हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखूंगा या फिर ये टेक्स्ट में भी आ जाएगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। दोस्तों बातों बातों में आपने सुना होगा हम बोलते हैं कि यार मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊँगा, मैं तेरे को कोर्ट में लेकर जाऊँगा, सी यू इन द कोर्ट। 2 किस्म के तरीके हैं जो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एक तो पिल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा होता है रिट पिटिशन। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पिल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड रिट पिटिशन के बीच में जो डिफरेंस है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पिल शॉर्ट फॉर्म में जैसे बोला जाता है, इज अ पिटिशन दैट कैन बी फाइल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक फॉर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक रॉन्ग और इंजुरी। यानी कि पिल कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी सिटीज़न जाके हाई कोर्ट में पिल फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से या कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से कुछ गलत किया जा रहा है। तो पिल वो फाइल करते हैं जिससे अकेले उस आदमी का फ़ायदा नहीं होगा, पूरी जनता का फ़ायदा होगा, पूरे सिटीजन्स का फ़ायदा होगा, तब जाके पिल फाइल की जाती है। और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही पिल फाइल की जाती है। दूसरी होती है रिट पिटिशन। रिट पिटिशन में भी फाइल्ड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन्स
टू सीक लीगल रेमेडीज़ फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि मेरे अकेले के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, मेरे फंडामेंटल, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मारा गया है, किसी ने मुझे धमकाया है, कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए गए मेरी पर्सनल फैमिली के ऊपर या मेरे खुद के ऊपर, तो आई कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द कोर्ट। तो आई हैव एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन पिल एंड रिट पिटिशन। पिल जनता के लिए होता है, ओवरऑल एक लार्जर बेनिफिट ऑफ द एंटायर सिटीजन्स के लिए होता है, और रिट पिटिशन होता है जो मेरे अकेले के फ़ायदे के लिए हो। बचपन में जब हम कुछ मस्ती मजाक करते थे, होमवर्क नहीं करते, खाना नहीं खाते, तो मम्मी बोलती थी कि पुलिस आ रही है। बचपन से ही लेकर हमारे दिल और दिमाग में पुलिस का डर इतना बिठाया गया है कि अगर आपके पास सही सलामत सब कुछ कागज़ हैं, फिर भी अगर पुलिस वाला खड़ा है रास्ते पे, ट्रैफिक वाला भी, तो भी आपके मन में थोड़ी सी धड़कन तेज़ हो जाती है कि अरे यार ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं मेरे पास, या मेरे पास पेपर्स है कि नहीं। तो पुलिस का एक वो स्टेटस ऐसे ही है, एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है। पुलिस से एक्चुअली डरना नहीं चाहिए, पुलिस से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। ये मेरी सभी इंडियंस को एक अपील है। पुलिस इज़ टू हेल्प अस, नॉट टू क्रिएट पैनिक इन आवर माइंड्स। तो पुलिस कम्स अंडर इंडियन पीनल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPC। आपने इंडियन पीनल कोड का नाम सुना होगा। इंडियन पीनल कोड इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। It came into force in British India during the early British Raj period in 1862. The code has since been amended several times and is now supplemented by other criminal provisions. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन पीनल कोड आज भी जो हमारे कानून में चल रहा है, पुलिस वाले जिसको यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है। It was formed in 1862, 1862 में उसे फॉर्म किया गया था। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए जब देश आज़ाद हुआ हमारा। अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन इंडियन पीनल कोड जो बेसिक है वो पुराना चल रहा है। अब हम बात करेंगे पुलिस FIR की, विच प्लेज एक्चुअली इम्पोर्टेंट रोल। FIR हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं, थोड़ा सा ही झगड़ा हुआ कि चल यार इसके ऊपर पुलिस FIR कर लेते हैं। कोई सयाना सा दोस्तों का बोलता है नहीं NC करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुलिस FIR एंड NC? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR इज़ रिटन व्हेन द क्राइम इज़ कॉग्निजेबल। यानी कि FIR पुलिस वाले तब लिखेंगे जब क्राइम उनको लगेगा कि ये वाकई क्राइम कॉग्निजेबल है, यानी कि चोरी हो गई, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, मारधार हो गई, इंजरी इस हद तक हो गई कि उसमें क्राइम रिपोर्ट लिखा जा सकता है। पुलिस कैन रजिस्टर द ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज़ है। एक बार अगर FIR किसी के अगेंस्ट में लिखी जाती है तो पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने FIR लिखाई किसी मिस्टर A या B के नाम पे, तो पुलिस को अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। FIR इज़ सफिशिएंट, दे कैन अरेस्ट based on my FIR registered with the police. Whereas NC यानी कि non-cognizable crime, police has to get authorization from magistrate to investigate and arrest. अगर मैंने NC लिखवाई, फॉर एग्जांपल देखिए पुलिस वाले FIR डायरेक्टली नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, मैं उसके बारे में भी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ज़्यादातर छोटे मोटे केसेस में मैंने किसी को धमकी दे दी, उसने जाके पुलिस में जाके बताया कि ये फलाना आदमी मुझे धमकी दे रहा है, तो पुलिस उसके लिए FIR नहीं लिखेगी, वो NC लिखेगी, नॉन कॉग्निजेबल। क्योंकि धमकी देना आजकल एक आम सी बात हो गई कि तेरे को मार डालूंगा, तेरे को रास्ते पे मारूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा, तो पुलिस FIR नहीं लिखती क्योंकि इंजरी हुई नहीं है, एक्चुअल सिर्फ धमकी मिली है। तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल यानी कि NC लिखी जाती है। उसके लिए पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम द NC हैज़ बीन रिटन। यानी कि मेरे अगर किसी ने NC की है तो पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। फॉर दैट पुलिस रिक्वायर्स अरेस्ट वारंट टू बी साइंड बाय द लोकल मैजिस्ट्रेट। ये फ़र्क है FIR और NC में। इसी FIR को आगे लेके जाते हैं और भी कई बार ऐसे देखा गया कि पुलिस FIR लिखती नहीं है,
या लिखने में आनाकानी करती है, दे आर रिलेक्टेंट टू राइट द FIR। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि FIR अगर लिखी जाए तो विदिन 24 आवर्स उनको वो पेश करना पड़ता है लोकल मैजिस्ट्रेट के पास, और पुलिस के पास एक केस और एडिशनल आ जाता है, क्योंकि वंस FIR इज़ रजिस्टर्ड उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। सेकेंड डे पे यानी कि 24 घंटे ख़त्म होने के बाद वो FIR लोकल मैजिस्ट्रेट के पास जाके जमा करवानी पड़ती है। लोकल मैजिस्ट्रेट वहाँ से ऑर्डर पास करते हैं उनको समन करने के लिए जो जिसके अगेंस्ट में FIR की गई है। तो पुलिस का केस बढ़ जाता है, उनका वर्कलोड बढ़ जाता है, और हर छोटी मोटी चीज़ के लिए FIR करना पुलिस के लिए भी प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो जाता है, इसलिए वो NC लिखते हैं। बट इफ़ यू थिंक कि आप अगर विक्टिम है, आपके साथ चोरी हुई है या मारधार हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, बहुत ज़्यादा सीरियस केस हुआ है, इंजरी हुई है, अगर पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे हैं तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है एज़ पर देयर ओन पर्सोनल मैनुअल। ही कैन बी सस्पेंडेड, ही और शी जो कोई भी है उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है, कुछ फिनेंशियल पेनल्टी भी डाल सकते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है उनके ऊपर। तो FIR जो अगर नहीं लिख रहा है तो एक विक्टिम पुलिस स्टेशन में सीनियर्स को कांटेक्ट कर सकता है। ये रेमेडी है कि आप सुपरिंटेंडेंट या फिर पुलिस इंचार्ज के जो थाना इंचार्ज है उसके पास चले जाइए। अगर वो भी नहीं लिख रहे हैं तो आपके पास एक और रेमेडी है कि आप लोकल मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट चले जाइए, वो उनसे आप कंप्लेंट उनके पास रखिए, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, या तो फिर वो फ़ोन पे पुलिस स्टेशन में ऑर्डर्स पास करेंगे या राइटिंग में ऑर्डर्स पास करेंगे कि ये विक्टिम की FIR लिखी जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप FIR लिखवा रहे हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में तो फ्रेंड्स मेक इट अ पॉइंट कंपल्सरीली कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं उस FIR को। उसके बाद उसकी कॉपी आपको हक है, पूरा 100% आपके पास हक है कि आप उसकी कॉपी पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ एंड एक्नॉलेज with rubber stamp, a copy has to be given to the victim, the complainant, the applicant, जो कोई भी है। FIR से जुड़ी एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। पुलिस FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक होता है ज़ीरो FIR। काफ़ी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है, या आप खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो वो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर बैठा है वो बोलेगा कि भाई ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, दिस डजंट फॉल विद इन आवर जुरिसडिक्शन। आप फलाना एरिया में रहते हो तो आप उस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में चले जाओ, हमारे यहाँ पे हम वी कैन नॉट राइट एन FIR फॉर यू। ये गलत है। अ पर्सन, अ विक्टिम कैन लॉज FIR in any of the nearest police station whether it falls under his or her jurisdiction or not। और वो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज़। उस टाइम पे आता है ज़ीरो FIR। आई रिपीट, ज़ीरो FIR। वो पुलिस ऑफिसर को ज़ीरो FIR लिखनी है। उसके बाद वो ज़ीरो FIR हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन FIR एंड हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन जो उसकी जुरिसडिक्शन में आता है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आई स्टे एट वाशी और मेरे साथ क्राइम हुआ है कल्याण में। अगर मैं वाशी में आके कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करूंगा तो पुलिस स्टेशन में मुझे कहा जाएगा कि नहीं, क्राइम तो आपका कल्याण में हुआ, तो आप कल्याण में जाके लिखवाइए। मैं बोलूँगा मैं रहता हूँ वाशी, मैं लिखवाऊँगा वाशी में। तो इस बहस में वो शायद मेरी FIR नहीं लिखेंगे, बट ये गलत है। मैं वाशी में रहूँ या मैं कहीं पे भी रहूँ, क्राइम कहीं पे भी हुआ है, मैं FIR कहीं पे भी लिखवा सकता हूँ। पुलिस कैन नॉट से नो। इन दिस केस दे हैव टू राइट द ज़ीरो FIR और वो बाद में कल्याण में वो फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ पे एक्चुअल क्राइम हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो FIR। वाइल द यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इज 222 यानी कि 222 पुलिस पर लाख पर्सन्स, इंडियाज़ सैंक्शनड स्ट्रेंथ इज़ 181 पुलिस पर लाख पर्सन्स। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने तो 222 सैंक्शन किए हैं 1 लाख पब्लिक के पीछे, 222 पुलिस वाले, बट हमारे इंडिया में सैंक्शन हुए सिर्फ 181। दिस मीन्स देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पुलिस पर्सोनेल। पुलिस में अभी भी काफ़ी भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप जब कभी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फलाने बंदोबस्त में कहीं पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी के लिए कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है तो वहाँ पे पुलिस को भिजवा दिया गया है।
तो पुलिस स्टेशन ही पूरी खाली हो जाती है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो 222 1 लाख सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पीछे होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ओनली 181, यानी कि देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पुलिस। दोस्तों, हो सकता है ये सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, क्योंकि ये ड्राई है काफ़ी सब्जेक्ट। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन पुलिस, FIR एंड ऑल दिस थिंग, दे मे वॉच दिस वीडियो। तो मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे व्यूज़ एंड लाइक्स नहीं मिलने वाले मुझे, बट मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरा इंटेंशन यही है कि माय रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार पक्का देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है हमारे इंडिया में। एक बार आप ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। आपको पता है कि द मेन सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑफ इंडिया में क्या क्या है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि CBI, क्राइम ब्रांच। हमने ऐसे पिक्चरों में तो देखा होगा, वेब सीरीज़ में, नॉवेल्स में, किताब से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। द मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन इंडिया आर, नंबर 1 पे है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी कि NCTC। सेकेंड इज इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। इंटेलिजेंस ब्यूरो इस तरह से काम कर दिया कि आपके पीछे इंटेलिजेंस वाले लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जाएगा, आपके सोशल मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, आपके घर के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की नज़र होती है। क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड शायद अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए उनके ऊपर इंटेलिजेंस वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB बोलते हैं। थर्ड इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने देखा होगा आजकल एक नया ट्रेंड है RAW, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यानी कि एक था टाइगर में सलमान खान, टाइगर जिंदा है, सलमान खान अगेन, वो रॉ में काम करता था। जॉन अब्राहम की एक पिक्चर आई थी, वो रॉ में काम करता था। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ दिखाएंगे कि रॉ में काम कर रहे हैं। रॉ में काम करना कोई इतना आसान नहीं होता है। रॉ की एक रूल, एक पॉलिसीज़ होती है, उसमें बहुत ही गिने चुने लोग रहते हैं, और आपके पड़ोस वाला रॉ में काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा डिस्गाइज में रहते हैं। 25-30 सालों से वो रॉ में काम कर रहा है, लेकिन आसपास में किसी को पता ही नहीं चलता है। वो नाम के वास्ते, कवरअप के वास्ते और कोई बिजनेस दिखाएगा और कोई धंधा नौकरी दिखाएगा, बट ही विल नेवर रिवील ही इज़ वर्किंग विथ IB और ही इज़ वर्किंग विथ रॉ। नेक्स्ट कम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI। बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है। हम बार बार बोलते हैं कि अरे यार ये केस तो CBI के पास जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। बहुत सारे केसेस आर टेकन केयर बाय द पुलिस, क्राइम ब्रांच लोकल। जब उनके हद के बाहर चली जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल पे, नहीं तो सेंट्रल लेवल पे उनको अथॉरिटी है टू ट्रांसफ़र द केस फ्रॉम पुलिस टू CBI। CBI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट कम्स नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यानी कि NIA। आपने अगेन ये पिक्चरों में देखा होगा कि बहुत सारे हीरोज़ हैं जो NIA में काम करते हैं। ये ज़्यादातर टेररिज्म को टैकल करने के लिए या बहुत बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यानी कि जहाँ पे देश को ख़तरा होता है जिन चीज़ों से, उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट कम्स नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि इंटेलिजेंस यानी कि इंटेल, हम बोलते हैं ना, इसमें इंटेल मिला, मुझे एक यहाँ से खबर मिली है, खबरी जिसमें फैले होते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब रहता है ये भी। लास्ट कम्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। आजकल आपने देखा होगा एक क्राइम पेट्रोल, ये जो TV पे सीरियल चलते हैं, वेब सीरीज़। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एक बार अगर मैंने क्राइम कर लिया तो आई विल बी रजिस्टर्ड एज अ क्रिमिनल फॉरएवर, और मेरी रजिस्ट्रेशन चली जाएगी ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में। तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब पुलिस वालों को उनकी एक्सेस होती है। वो जब कभी भी, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू पुलिस या एज अ विक्टिम या एज एन एक्यूज्ड पर्सन, तो मेरा नाम अगर उसमें डालेंगे तो मेरा पूरा पास्ट रिकॉर्ड उनको पता चल जाएगा कि मैंने पिछले क्राइम्स कितने किए थे, कितनी सज़ा मिली थी, कहाँ कहाँ मैं बच गया था। एवरीथिंग, ऑल डिटेल्स विल बी आर अवेलेबल एक्चुअली इन NCRB, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।